गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था फॉर्मूला फाइंड किया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस करवा के भी हमने फॉर्मूला फाइंड किया। आज हम बात करेंगे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक पर्टिकुलर थिकनेस की कोई कंडक्टिंग स्लैब अगर इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, दैट मीन्स इंसर्ट करवा दी जाए, तो हमें कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, मतलब तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एक डायग्राम की जिसमें हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। ये लीजिए, ये इस तरीके से हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट हैं। ये इस तरीके से ये दोनों प्लेट्स हैं, ये और ये ग्राउंडेड कर दिया हमने इसको, ये ग्राउंडेड कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। ये लीजिए, इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऐसे। तो इसके ऑपोजिट में इंडक्शन की वजह से यहाँ भी चार्ज आता है सेम मैग्नीट्यूड का, बट ऑपोजिट इन प्रॉपर्टी और ऑपोजिट इन प्रॉपर्टी। और ये जो प्लस वाला चार्ज था ये ग्राउंडेड हो गया। ये सब बातें आपको पहले से बताई दी गई हैं। ये माइनस क्यू आया मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस तरीके से क्रिएट। ये लीजिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुई ऐसे, ये इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कितनी लेते हैं, d लेते हैं। ये हम सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स कितना है, d। अब हमने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E नोट से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया, E नोट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E नोट। अब हमने यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्लैब लेके आए जिसकी थिकनेस हमने ले ली T। कितनी थिकनेस की, इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करवा दिया। सॉरी, इस तरीके से हम एक कंडक्टिंग स्लैब को यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं। ये लीजिए, एक कंडक्टिंग स्लैब है ऐसे, इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। ये कोई कंडक्टिंग स्लैब हमने इसके बीच में रख दी है ऐसे। ठीक है, अब देखिए, ये जो कंडक्टिंग स्लैब है, ये कंडक्टर होने की वजह से इसके अंदर जो बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर, तो उनको ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसके अट्रैक्शन की वजह से इस प्लेट के इस वाले जो ये वाली जो इसकी सरफेस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेज आ जाएंगे ऐसे। ये लीजिए, ऐसे नेगेटिव चार्जेज आ गए। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पॉजिटिव्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेज आ गए ऐसे, ये पॉजिटिव चार्जेज आ गए। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने देखिए, हमारा जो लेसन था फर्स्ट लेसन, और उस फर्स्ट लेसन में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं कि जो कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है उसके अंदर की साइड में मतलब इंटरनल जो उसके पार्ट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है। तो इसके अंदर जो E की वैल्यू है, इसके अंदर जो E है यहाँ पे वो ज़ीरो होगा, और बाहर की साइड में जो कितनी, इतनी जगह और इतनी जगह, इफ़ेक्टिव जगह, इसकी थिकनेस कितनी ली हमने, T थिकनेस ली। ठीक है, इसका इफ़ेक्टिव जो एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ये वाला और ये वाला है, क्योंकि बीच में तो हमने ये T थिकनेस वाली कंडक्टिंग स्लैब इसमें डाल दी है। ठीक है, इस तरीके से। तो अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 और बाहर की साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो E नोट, ऐसे हमने इसको बता दिया। अब देखो, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू करते हैं अपन। सॉल्यूशन जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है वो बताता हूँ मैं आपको। हमें पता है, पहले से हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द कैपेसिटेंस विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। वी हैव already
फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट कंडक्टिंग स्लैब इज कितना आया था, C इज इक्वल्स टू, याद कीजिए हमने पढ़ा है ये, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आया था आपका। इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये हो गया। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, सिंस द कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। ठीक है, ये होता है आपका कैपेसिटेंस। अब इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो वही हमें ज्योमेट्री की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो Q को यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी को हम दिखाएं सिग्मा, यहाँ पे अगर अब चार्ज डेंसिटी को हम दिखाएं सिग्मा, ये लीजिए सिग्मा, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा A। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा A। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। एंड फॉर द पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, V की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो V इज इक्वल्स टू क्या होता था, E इंटू डी। तो E यहाँ पे कितना है, E नोट इंटू D तो कंप्लीट थिकनेस है, मतलब कंप्लीट सेपरेशन है। बट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इफेक्टिव एरिया कौन सा है, सिर्फ इतना बचा हुआ और इतना बचा हुआ, क्योंकि स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पर तो 0 आएगी, लेकिन इसके बाहर दोनों साइड में जो जगह है वहाँ पे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो जगह कितनी बची, डी में से ये टी वाला स्पेस अगर हम कम कर दें तो वो जगह इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्पेस होगा। तो ये आ जाएगा आपका D माइनस टी। ये V की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखिए E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गाउस थ्योरम में हमने डिस्कस किया था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, E नोट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। E नोट क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। देयरफॉर, यहाँ से देखिए देयरफॉर V इज इक्वल्स टू E नोट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी। ये चीज़ आ गई आपके पास, V की वैल्यू आ गई और Q की भी वैल्यू आ गई आपके पास, ये रही। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को देखते जाइए आप, V और Q की जो वैल्यू है इसको ऊपर पुट कर देंगे, इसमें ये V डाल दिया और इसमें ये Q डाल दिया। ठीक, तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, C इज इक्वल्स टू Q की जगह लिखा सिग्मा A अपॉन और V की जगह लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस टी। ठीक है, अब एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया और नहीं सॉरी सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन नोट ऊपर चला गया। देन CM बता सकते हैं, इसको क्या बता सकते हैं, CM, M फॉर मीडियम। ठीक है, देन CM इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस टी। ये फॉर्मूला बन गया आपका, क्या बन गया है, फॉर्मूला, जिससे हम लोग कंडक्टिंग स्लैब के थ्रू जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्मूला क्यों, क्योंकि एरिया हमें पता होता है प्लेट्स का, D भी हमें पता है एंड T थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब, इसका भी हमें पता है। तो सारे मेजरमेंट्स हमें पता है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी हमें पता है, सब इसमें डालेंगे तो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा। अब अगर इसी फॉर्मेट को हम दूसरे फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ आपको। अब हम इसको थोड़ा सा और देखिए, ये जो है इसमें नीचे वाली जो
क्वांटिटी है इसमें डी कॉमन ले लिया हमने, डी को कॉमन लिया तो क्या बनेगा, सी एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन आया तो 1 माइनस टी अपॉन डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें एक क्वांटिटी मिल रही है। यहाँ पे देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर है, ये तो मैंने आपको बताया था इसके बराबर है। इसको आपने सी नोट मान लिया, अगर आप इसको सी नोट माने वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए तो ये तो सी नोट के बराबर है, तो इस चीज़ को हम सी नोट लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसको सी नोट लिखा तो आप क्या बनाएंगे, सी एम इज इक्वल्स टू सी नोट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। ये फॉर्मूला एक और फॉर्मूला बन गया है आपके पास। इस तरीके से इसको यहाँ से हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये फॉर्मूला बना आपका, ठीक है। इस तरीके से कंडक्टिंग स्लैब के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूले बन के आए। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखो ये जो फॉर्मूला है इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि जब फ्री स्पेस में, दैट मीन्स जब वैक्यूम था दोनों प्लेट्स के बीच में, कुछ भी नहीं था, वैक्यूम था, उस केस में कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है या फिर जब कंडक्टिंग स्लैब आप डाल देते हैं तब ज़्यादा होता है। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है इस फॉर्मूले से कि जब हम कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे तब ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना आप, जब हम कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे तब कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, यहाँ से देखिए ये 1 है, 1 में से T अपॉन डी, 1 में से T अपॉन डी को माइनस किया तो 1 से छोटी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। और 1 से छोटी क्वांटिटी को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए मैं कुछ क्वांटिटीज को यूज लेता हूँ। जैसे सी नोट इज इक्वल्स टू मान लीजिए 12 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, और T इज इक्वल्स टू 1 mm है और D इज इक्वल्स टू 4 mm है, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, नॉर्मली डालते हैं हम समझने के लिए। तो Cm कितना होगा, Cm इज इक्वल्स टू यहाँ से 12 अपॉन 1 माइनस 1/4, ऐसे लिख दिया हमने, यूनिट चेंज नहीं किया मैंने, एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो नीचे कितना बचा, देखो Cm इज इक्वल्स टू 12 अपॉन ये कितना बचा यहाँ पे 3/4 और 4 ऊपर चला गया, देन Cm इज इक्वल्स टू कितना आया 12 इंटू 4 अपॉन 3, इसको काट कर दिया तो कितना आया 16 माइक्रोफेरेड आया। समझ रहे हैं ना आप, मतलब इंक्रीज होता है, कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करवाने से आपका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होता है। ये बात हमने यहाँ पे एक नॉर्मली कुछ वैल्यूज से पुट करके देखी है यहाँ पे। अब अगर मैं आपको एक बात और बोलूँ कि आपकी ये जो स्लैब है कंडक्टिंग स्लैब, ये इस सेपरेशन के बराबर कर दी जाए, मतलब T इज इक्वल्स टू डी कर दिया जाए। देखो अगर मैं ये बोलूँ कि T इज इक्वल्स टू डी, मतलब जितनी सेपरेशन है उतनी ही मोटी कंडक्टिंग स्लैब इसके बीच में डाल दी, तो क्या होगा यहाँ से देखिए Cm इज इक्वल्स टू सी नोट अपॉन 1 माइनस d/d, और d/d का मतलब t की जगह d लिखा हमने, तो d/d का मतलब 1, तो कितना बनेगा आपके पास में सी नोट अपॉन 1 माइनस 1, दैट मीन्स सी नोट अपॉन 0, और सी नोट अपॉन 0 का मतलब क्या हो गया इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कैसे हुआ, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। अरे भाई पूरी कंडक्टिंग स्लैब को इसके बीच में डाल देंगे तो ये तो पूरा एक ही पूरा क्या बन गया, देखो ये है हमारे पास में, एक सेकंड, मान लीजिए ये 2 प्लेट हैं हमारे पास, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने जैसे ये डाला तो अभी इस तरीके से ये सिचुएशन है। अब अगर इसके बीच में जितना स्पेस है उतनी ही मोटी अगर हम इसके बीच में स्लैब डाल दें, जितना स्पेस है उतना का उतना ही डाल दें, तो उस केस में क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा एक कंडक्टर बन गया। जैसे बीच में डालते ही वो दोनों इससे टच हो गई, जैसे ये डाल दिया और ये दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट, ये 2 प्लेट है,
तो ये कैपेसिटर है, इसके बीच में ये कंडक्टिंग स्लैब हमने डाली, ऐसे डाली, इस तरीके से फुल भर दी, जितना डी था उतना ही भर दिया। तो अब इसमें कुछ फ़र्क है क्या? सारा का सारा एक कंडक्टर बन गया ये तो, पूरे की पूरी एक ही प्लेट बन गई ये तो। और एक ही प्लेट बन गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से चार्ज देते जाएंगे, यहाँ से ग्राउंडेड होता जाएगा, तो कितना भी चार्ज देते जाओ क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सारा का सारा चार्ज तो किस में जा रहा है? ग्राउंड में जा रहा है। इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई है? इन्फिनिटी हो गई है। ये वाली चीज़ इसमें हमें समझनी थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव